गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। ठीक है, जीवों में दो प्रकार का जनन होता है, दो विधियां होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक जनन अधिक लाभदायक है, इसको समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं तथा नई संतान को उत्पन्न करते हैं। अर्थात लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में नए गुणों का विकास होता है तथा विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे नई जाति का विकास होता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो हम इसे एक और ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, जब भी संतान को उत्पन्न करने के लिए एक जनक या एक जीव भाग लेता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक भाग लेता है, तो उससे जो नई संतान उत्पन्न होगी तो उस संतान में उस जनक के लक्षण जाएंगे, फिर यही लक्षण क्या होंगे, उसकी अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो इस प्रकार से एक जैसे ही लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, मतलब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जिससे नई जाति का विकास भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अलैंगिक जनन कि नई संतान को उत्पन्न करने के लिए एक ही जीव या एक ही जनक भाग लेता है, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इसमें एक ही समान लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एवं उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है और नई जाति का विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में नई संतान उत्पन्न करने के लिए दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, एक नर और एक मादा। तो इसके फलस्वरूप नई संतान में नर से भी लक्षण जाते हैं और मादा से भी लक्षण जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस संतान में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे नई जाति का विकास होता है। इस प्रकार इसके जीवों में अनुकूलन क्षमता उत्पन्न होती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होती है। इसके लिए इसके द्वारा ही जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें जनन क्षमता भी अधिक होती है। अतः लैंगिक जनन जो होती है अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभदायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपिक पुष्प की अगर हम बात करें तो उसके जिस भाग से हम पुष्प को जिस भाग से हम पकड़ते हैं उसे हम बोलते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, अब इस पुष्प व्रंत के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जिसके ऊपर पुष्प बैठता है, जिसे पुष्प का आसन कहते हैं। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या होता है, पुष्प का आसन, मतलब पुष्पासन। तो पुष्प को जिस भाग से पकड़ते हैं उसे पुष्प व्रंत कहते हैं, जहां पर पुष्प बैठा रहता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। अब पुष्प में मुख्य रूप से चार चक्र होते हैं, चार भाग होते हैं। सबसे बाहर जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, ग्रीन कलर की होती है, बाहर की ओर होती है, इसलिए इस चक्र को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का पहला चक्र होता है और इसका क्या कार्य है, बाल्य अवस्था में जब पुष्प कली अवस्था में होती है तो यह बाह्य दल पुंज कलिका अवस्था की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा चक्र, पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है वो पंखुड़ियों को कहा जाता है, कलरफुल होती है, उसमें सुगंध उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दूसरे चक्र को, पंखुड़ियों को दल पुंज। तो पुष्प का दूसरा चक्र क्या कहलाता है, दल पुंज। ठीक है, इसका क्या काम है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तीसरे चक्र की बात करें तो जब पंखुड़ियों को हटाते हैं तो अंदर धागे के समान बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें ही हम बोलते हैं पुमंग। इसे हम क्या कहेंगे, पुमंग। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसी को हम नर भाग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नर भाग। अब बहुत सारे धागों को हम पुमंग कहते हैं और एक धागे को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। क्या कहते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है, इसमें लिखा है पुंकेसर। ये पुष्प का तीसरा चक्र। फिर चौथे चक्र की बात करें तो बीच में फनल के समान संरचना होती है पुष्प में, जो बीच में स्थित होती है, इसे हम कहते हैं जायांग। ये पुष्प का मादा भाग होता है।
तो ये पुष्प का कौन सा चक्र हो गया? चौथा चक्र हो गया। इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो इस प्रकार पुष्प के 4 चक्र होते हैं। नंबर 1 बाह्य दल पुंज, नंबर 2 दल पुंज, नंबर 3 पुमंग और नंबर 4 जाया। ठीक है, तो यह एक नर पुष्प और क्या होता है? मादा पुष्प होता है एक तरीके से, मतलब नर भाग और मादा भाग। नर भाग किसे कहेंगे? पुंकेसर को। मादा भाग किसे कहेंगे? स्त्री केसर को। तो यहाँ पर एक तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है कि नर और मादा पुष्प किसे कहते हैं? तो ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर भाग एक्टिव होता है, पुंकेसर अगर सक्रिय होता है, तो ऐसे पुष्पों को नर पुष्प कहते हैं। और ऐसा पुष्प जिसमें मादा भाग सक्रिय होता है, मादा भाग मतलब स्त्री केसर सक्रिय होता है, उसे हम बोलते हैं मादा पुष्प। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? ऐसे पुष्प जिसमें नर पुष्प एक्टिव हो तो उन्हें हम नर पुष्प कहेंगे, और ऐसे पुष्प जिसमें केवल मादा पुष्प एक्टिव हो, सक्रिय हो, उसे मादा पुष्प कहेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग पौधों में अलग अलग पुष्प, मतलब नर या तो होंगे या तो फिर क्या होंगे? मादा होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा साथ में सक्रिय हो, नर व मादा एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के पुष्पों में दोनों सक्रिय होते हैं, उन पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, नर पुष्प के अलग पौधे, मादा पुष्प के अलग पौधे, तो उन्हें हम कौन से पुष्प कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा भाग दोनों सक्रिय होते हैं, ठीक है, एक ही पुष्प में या एक पौधे के सभी पुष्पों में नर और मादा भाग सक्रिय होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पुष्प के नर भाग की और पुष्प के मादा भाग की। ठीक है, एक पुष्प के नर एवं मादा भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं नर भाग। ठीक है, नर भाग, पुंकेसर को पुष्प का नर भाग कहा जाता है। यह धागे के समान होता है तथा इसमें 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजी एवं तंतु। ठीक है, तो पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं? हमने नर भाग देखा था। नर भाग किसे कहा है? पुमंग को, मतलब जितने भी धागे होते हैं, ये धागे नुमा संरचना, इन्हें हम क्या कहते हैं? पुमंग। तथा इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। एक भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये क्या, कौन सा भाग कहलाएगा? नर भाग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग या नर भाग कहलाता है। अब इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसमें भी 3 भाग होते हैं। सबसे फुला हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं परागकोश। पुंकेसर का फुला हुआ भाग जो होता है ऊपर की ओर, उसे हम परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। इसके बीच वाले भाग को हम क्या करते हैं? संयोजी। पुंकेसर के बीच वाले भाग को संयोजी, और धागे के नुमा जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं तंतु। ये तीसरा भाग होगा। तो पुंकेसर अथवा पुष्प के नर भाग में 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 फुला हुआ भाग परागकोश, बीच वाला भाग संयोजी, और तीसरा धागे के समान संरचना क्या कहलाती? तंतु कहलाती। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में, जो पुंकेसर का फुला हुआ भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पुष्प के मादा भाग का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? मादा भाग। मादा भाग, स्त्री केसर को पुष्प का मादा भाग कहते हैं। यह फनल के समान रचना होती है। इसमें निम्न 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका और नंबर 3 अंडाशय। वापस से हम आते हैं पुष्प की संरचना में। तो पुष्प की संरचना में ये छोटी छोटी पत्तियां पहला भाग, पंखुड़ियों को हम बोलते हैं दूसरा भाग, और धागे के समान संरचना जो होती है उसे तीसरा भाग कहते हैं, जिसे हम पुमंग या पुंकेसर या नर जनन अंग कहते हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? जायांग। तो पुष्प के बीच में जो फनल के समान संरचना होती है उसे हम जायांग कहते हैं, तथा इसके एकल भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब इस स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3। यह पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग।
क्या कहला रहा है? स्त्री केसर कहला रहा है। कितने भाग होते हैं? 3। सबसे ऊपर जो वी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। स्त्री केसर में सबसे ऊपर की ओर जो वी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। दूसरा भाग पाइप के समान संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये गोलाकार संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? तीसरा भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अब तीनों भाग की थोड़ी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। जो वर्तिकाग्र होता है इसके ऊपर पुंकेसर से क्या आते हैं? परागकण। इसके ऊपर क्या आते हैं? पुंकेसर से क्या आएंगे? परागकण यहां पर आते हैं, जिससे वर्तिकाग्र पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, फिर वर्तिका की अगर हम बात करें तो इसमें नर युग्मक नीचे की ओर जाते हैं। कौन जाते हैं? नर युग्मक नीचे की ओर जाते हैं। कहां पर? अंडाशय में जाते हैं। फिर अंडाशय का क्या काम है? अंडाशय में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब यह नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जिससे कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये पुष्प का मादा भाग है। आगे हम बात करते हैं परागण की क्रिया, या इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिनेशन, किसे कहते हैं? समझाइए। ठीक है, परागण की क्रिया किसे कहते हैं? समझाइए। आंसर है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, परागण की क्रिया किसे कहते हैं? तो हमने ये सरल डायग्राम बनाया पुष्प का। ध्यान देंगे कि ये पुष्प का नर भाग पुंकेसर, इसमें क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो परागकण का कहां जाना? वर्तिकाग्र पर। परागकण का कहां जाना? वर्तिकाग्र पर जाना। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इस चीज को समझना है, क्या कहलाता है? परागण। परागण किसे कह रहे हैं? परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, हम आंसर समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो पौधे हैं, ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है। परागण की क्रिया किसे करें? अब सभी पौधों में पुष्प होते हैं। पुष्प की बात करें हम, आवृतबीजी पौधों की बात कर रहे हैं, तो पुष्प में जो तीसरा भाग होता है पुंकेसर और चौथा भाग होता है स्त्रीकेसर। पुंकेसर में परागकण बनते हैं और जो स्त्रीकेसर होता है वहां पे उसका ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? वी आकार का, वर्तिकाग्र कहलाता है। तो इन दोनों में ही कौन सी क्रिया होती है? परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं अथवा एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। वापस सुनेंगे कि जब किसी पुष्प में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं अथवा एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जब परागण की क्रिया एक पौधे के एक पुष्प में या एक पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो, ध्यान से समझना, जब परागण की क्रिया एक पौधे के 2 पुष्पों में या फिर एक ही पुष्प में हो परागण की क्रिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण किसे कहेंगे? कि जब परागण की क्रिया 2 पौधों के पुष्पों के बीच हो, 2 पौधे हैं अलग अलग, उनके पुष्पों के बीच में अगर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, को समझाइए। ठीक है, अभी हमने बोला कि परागण क्या होता है, इस चीज को समझो आप। परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। जब किसी पौधे में
एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। यह क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होती है तथा पौधे की क्या विशेषता है, इसमें पौधे द्विलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा भाग एक ही पौधे के पुष्पों में सक्रिय होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा पुष्प दोनों ही एक ही पौधे में सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं, स्वपरागण को समझाइए। देखिए ये एक पौधा है, अगर इस पौधे में ये फूल है अलग अलग लगे हुए हैं, भाई ये ए और ये बी, ये दो पुष्प अलग अलग है। अगर मान लो परागकण, ये पता है अपने को परागकण कहाँ होता है, परागकण अगर एक ही पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, परागकण अगर एक ही पुष्प के से निकलकर एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण। अथवा एक पुष्प से, पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे भी हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में समझ सकते हैं अपन कि परागण की वह क्रिया, मतलब सीधी सी बात है कि जब परागण की क्रिया एक पौधे के एक ही पुष्प में हो अथवा एक पौधे के दो पुष्पों के बीच में अगर होती है तो इसे ही हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन को समझाइए। ठीक है, पर परागण, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं कि परागण को हमने किसको बोला, परागण किसे कहते हैं भैया, परागण का मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पर परागण को समझाइए। तो आंसर होगा जब किसी पौधे के पुष्प से परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। यह क्रिया दो पौधों के पुष्पों के बीच होती है। पर परागण में माध्यम जैसे जल, वायु एवं कीटों की आवश्यकता होती है। इसमें पौधे द्विलिंगी अथवा एकलिंगी होते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, पर परागण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ दो पौधे हैं, ये ए पौधा और ये बी पौधा। ठीक है, इनमें पुष्प लगे। तो पर परागण मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पौधों की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, कितने पौधे भाग लेते हैं, दो पौधों के पुष्प भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए पौधा और ये बी पौधा। कौन सा क्वेश्चन है, पर परागण किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। क्या हुआ, एक पौधे के पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण कैसे जाएंगे। तो हमने यहां देखा कि यहां पर माध्यम की आवश्यकता होते हैं, जैसे जल, वायु और कीट। मतलब जब एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे पर जाते हैं, ठीक है, तो कितने माध्यम के द्वारा, अगर जलीय पौधे हैं, अगर जल के द्वारा परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं जल के द्वारा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जल परागण कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, वायु परागण। ठीक है, और जब एक पौधे के पुष्प के परागकण एक पौधे से
किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर कीटों के द्वारा जाते हैं तो इसे हम कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो पर परागण अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के हो गए पर परागण? पर परागण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, अगर जलीय पौधों में जल के द्वारा हो तो उसे जल परागण कहते हैं। अगर स्थलीय पौधों में हवा के द्वारा या वायु के द्वारा परागण हो तो उसे वायु परागण कहते हैं। तथा अगर हम बात करें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया अगर संपन्न होती है, कीट रस चूसने जाते हैं एक पौधे में, पुष्पों में, ठीक है, और वहां से जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प से रस चूसते हैं तो परागकण उनकी टांगों में चिपक कर एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं। और कौन सी क्रिया संपन्न हो जाती है? परागण की। और किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। तो पर परागण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जल परागण, वायु परागण और कीट परागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हमने स्वपरागण भी समझ लिया, पर परागण भी समझ लिया। इसमें हम अंतर देखते हैं कि स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। ठीक है, हमने 2 कॉलम बनाए, स्वपरागण, पर परागण। नंबर 1, यह क्रिया एक पौधे के पुष्पों के बीच होती है। ठीक है, पर परागण, यह क्रिया 2 पौधों के पुष्पों के बीच होती है। नंबर 2, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। पर परागण में इसमें पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 4, इसमें पुष्प गंधहीन मकरंदहीन होते हैं। पर परागण में इसमें पुष्प गंध युक्त एवं मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद युक्त क्यों होते हैं? क्योंकि कीटों के द्वारा भी परागण होता है। तो कीट, मकरंद मतलब रस, पुष्पों का रस, गंध और रस के कारण ही कीट पौधों के पुष्पों पे जाते हैं और कौन सी क्रिया संपन्न कराते हैं? पर परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। ठीक है, नंबर 5, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई एक ही पौधे के फूलों के बीच में यह क्रिया होती है तो ये क्या होगा? परागकण इसी पौधे से एक ही पुष्प में वहीं के वहीं चले जाते हैं या एक पुष्प से गिरकर किसी दूसरे पुष्प में आ जाते हैं, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल वाले पौधों में जल के द्वारा, स्थलीय पौधों में वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या क्या? जल, वायु और कीट। इसी आधार पर परागण 3 प्रकार का होता है, जल परागण, वायु परागण एवं कीट परागण। नंबर 6, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने इसका अंतर देखा, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं समझाइए। निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं समझाइए। तो आंसर होगा, जब नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं अर्थात इनका संलयन होता है तो इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में युग्मनज या झाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? निषेचन की क्रिया। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इसके पहले की क्रिया कि जब पुष्प में, ध्यान देंगे, परागकण कहां पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब भी एक पौधे के पुष्प में या 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में परागकण पुंकेसर से कहां जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। पुंकेसर से कहां जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या? कि परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब परागण की क्रिया क्यों बात की? क्योंकि परागण की क्रिया के बाद ही क्या होता है? निषेचन। पौधों में क्या होता है? निषेचन होता है। तो देखिए हम, ये जो परागकण था ये कहां पर आ गया? परागकण वर्तिकाग्र पर आ गया। तो वर्तिकाग्र पर जब परागकण आता है, ये वर्तिकाग्र पर जब परागकण आता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद ये जो परागकण है, ये परागकण इसके अंदर प्रवेश करता है
और इससे 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। परागकण इस वर्तिकाग्र से कहाँ प्रवेश करेगा? इस वर्तिका में प्रवेश करेगा। एक नलिकाकार संरचना होती है, उसमें प्रवेश करेगा, जिससे किसका निर्माण होगा? नर युग्मकों का निर्माण होगा। अब ये नर युग्मक कहाँ जाएंगे? अंडाशय में। कहाँ जाएंगे? अंडाशय में। अंडाशय में, अंडाशय में जाता है। ठीक है, तो पहले वर्तिकाग्र पर कौन सी क्रिया हुई? परागण की क्रिया हुई। फिर ये परागकण कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र में जाता है। किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा। फिर ये परागकण कहाँ जाएंगे? ये गोलाकार संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय। यहाँ पर जाएंगे परागकण। ठीक है, मतलब परागकण किस में बदल गए? नर युग्मक में। और कहाँ गए? अंडाशय में गए। अब यहाँ पे क्या होता है? अंडाशय के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलेहित होते हैं। ये बीच में जो होता है ये मादा युग्मक होता है और इससे कौन संलेहित होता है? नर युग्मक। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संलयन होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? झाइगोट। ये इसे हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात यह परागकण वर्तिकाग्र से अंदर प्रवेश करता है, वर्तिका में प्रवेश करता है, पाइप के समान संरचना, जिससे किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। फिर ये नर युग्मक कहाँ जाएंगे? अंडाशय के अंदर। कहाँ जाएंगे? अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर किससे मिले गए? मादा युग्मक से। तो ये देखिए, मादा युग्मक से जब नर युग्मक मिलता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संलयन, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया। नर और मादा युग्मक का मिलना मतलब संलयित होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में झाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? झाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ये निषेचन। अब झाइगोट से क्या बनेगा भैया? ये फिर आगे वृद्धि करते हुए किसका निर्माण होगा? बीजों का निर्माण होगा, सीड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये निषेचन की क्रिया। एक लाइन में, नर एवं मादा युग्मक का अंडाशय के अंदर मिलना ही या संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। तो 2 कॉलम है, एक परागण का और एक निषेचन का। हमें पता है परागण, पहले समझो आप वापस से, ये परागण समझ लो भैया, कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो इसे हम बोलते हैं परागण की क्रिया। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो इसे बोलते हैं परागण की क्रिया। और जब अंडाशय के अंदर, ये वाला भाग है अंडाशय, यहां पर जब नर और मादा युग्मक, ठीक है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया। क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया। इसके फलस्वरूप नर और मादा युग्मक मिलेगा तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। इससे क्या बनेगा? एक द्विकुंडली संरचना, मतलब 2 केंद्रीय संरचना बनेगी। उसे हम क्या कहेंगे? कि झाइगोट, या से इंग्लिश में क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे। और यह क्रिया कहाँ हो रही है? अंदर हो रही है। निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है? अंदर। और परागण की क्रिया कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। ठीक है, तो अब हम अंतर समझ लेते हैं। परागण नंबर 1, पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन, नर एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया अर्थात संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नंबर 2, यह बाह्य क्रिया है क्योंकि कहाँ हो रही है? वर्तिकाग्र के ऊपर। यह एक बाह्य क्रिया है। निषेचन की बात करें, यह एक आंतरिक क्रिया है क्योंकि कहाँ हो रही है? अंडाशय के अंदर। नंबर 3, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब परागकण जब एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो इसमें किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की। जैसे जल के द्वारा, वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा आ सकता है, ठीक है, या उसे उसकी आवश्यकता होगी।
तो परागकण का वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम के द्वारा आता है, उसके बाद ही कौन सी क्रिया होती है? परागण की क्रिया होती है। तो ये क्या लिखा है? इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल के द्वारा, वायु के द्वारा या कीट आदि के द्वारा परागकण कहां पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। ठीक है, उसके बाद ही कौन सी क्रिया संपन्न होती है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की बात करें तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंडाशय के अंदर जो मादा युग्मक होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? एक पाइप के थ्रू अंदर इंटर करता है और क्या कर लेता है? इस मादा भाग से संलयित हो जाता है, उससे संयुग्मित हो जाता है, उससे मिल जाता है। तो उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के भागों के नाम लिखिए। हमने इसके पहले पौधों की बात की थी, पुष्पों की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य में हम किसकी बात करते हैं? नर और मादा की। तो हम क्या करते हैं? मादा से संबंधित, मादा जनन अंग से संबंधित अंगों की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के अंगों के या भागों के नाम लिखिए। तो आंसर है, मादा जनन तंत्र के भाग निम्न है। नंबर 1, अंडाशय। ठीक है, मादा में अंडाशय जो होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, इस चित्र में क्लियर बताया है, ये अंडाशय है। ठीक है, फिर अंडवाहिनी। ठीक है, 2 पाइप के समान संरचना होती है। ठीक है, 2 अंडाशय हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो इनके द्वारा एक एक नलियां जुड़ी रहती है, ये एक नलिया, ये और एक ये नली, इन्हें बोलते हैं अंडवाहिनी। तो इसमें 2 अंडाशय होते हैं और अंडवाहिनी भी कितनी होती है? 2, मतलब एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। ठीक है, अब हमें पता है कि तीसरा भाग मुख्य होता है, वो क्या कहलाता है? गर्भाशय। ठीक है, ये वाला बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? गर्भाशय, जहां पर शिशु की वृद्धि होती है। जो भ्रूण होता है वो वृद्धि करके किसमें बदलता है? शिशु में, एक स्वस्थ शिशु में बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, फिर चौथा भाग है भग और 5वां भाग है योनि। ठीक है, इस गर्भाशय का जो बाद वाला भाग होता है, ये यहाँ वाला भाग, ये आसपास का, ये क्या कहलाता है? भग कहलाता है। और इसी के आगे अगर हम बात करें, यूरिन का जो रास्ता कहलाता है, यूरिन का जो रास्ता जहां पर ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? योनि वाला भाग कहते हैं। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य 5 भाग दर्शाए गए हैं। नंबर 1, अंडाशय, ये एक जोड़ी होते हैं और अंडाशय के अंदर ही किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। फिर अंडवाहिनी, 2 नलियों की समान संरचना होती है। तो ये अंडाणु जो होता है, इन नलियों के द्वारा, मतलब अंडवाहिनी के द्वारा ही कहाँ की ओर जाता है? गर्भाशय की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ से इस अंडवाहिनी के द्वारा क्या करेगा? ये किधर की ओर जाएगा? गर्भाशय की ओर जाता है। ठीक है, फिर गर्भाशय किसे कहा है अपन ने? गर्भाशय ये जो बीच वाला भाग है, जहां पर क्या होता है? भ्रूण जो होता है विकास करता है। क्या करता है? भ्रूण क्या करता है? विकास करता है। फिर उसके बाद वाला भाग भग, और जो यूरिन का रास्ता होता है उसे हम कौन सा भाग कहते हैं? योनि वाला भाग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते? ठीक है, 14 वर्ष की एज के बाद लड़कियों में हार्मोन के अनुसार, हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, स्त्रावित होते हैं शरीर के अंदर, तो कुछ नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उस 14 वर्ष के बाद जो अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? यौवन अवस्था प्रारंभ होती है। तो उसके कुछ लक्षण हैं कि उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि यौवन आरंभ हो चुका है। ठीक है, तो यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 1, जो सामान्य परिवर्तन है, काक और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ का निकल आना। नंबर 2, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है। नंबर 3, रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं, जो महीने में 1 से 4 दिन तक चलता है। ठीक है, इस प्रकार यौवन अवस्था के समय लड़कियों में उपयुक्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर देखें तो आवाज पतली होने लगती है, बालों की लंबाई बढ़ने लगती है, स्किन जो होती है फेयर
होने लगती है। ये यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है, अर्थात क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्या होता है। ठीक है, जो लड़कियों में ऋतुस्राव की प्रक्रिया क्या है, या उसी को एक अलग तरीके से क्वेश्चन क्या है कि अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। मादाओं में या लड़कियों में जब अंड का निषेचन नहीं होता है, अंड मतलब अंडाणु, ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है, तो आंसर है इसका, जब मादा में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की भित्ति की परत एवं अंड धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। यह क्रिया प्रत्येक माह में 1 से 4 दिन तक चलती है। इसे ही ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की कि यौवन आरंभ जो होता है 14 वर्ष की उम्र के बाद से स्टार्ट होता है। तो उस समय क्या होता है कि महिलाओं में या लड़कियों की अगर हम बात करें तो उसमें जो अंडवाहिनी जो अंडाशय जो होता है, ध्यान से अंडाशय जो होता है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, अंडाशय जो होता है इसमें किसका निर्माण चालू हो जाता है, अंडाणु का। यह अंडाणु बनता है और फिर ये अंडाशय से बाहर निकलता है। कहाँ, कौन सी नलिका के द्वारा, अंडवाहिनी। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, 1 2, और इनमें क्या होती है, अंडवाहिनियां होती है, 1 और 1 इधर 2। तो क्या होगा, अंडाशय से किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का। यह अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। और इस अंडवाहिनी के एक भाग में अगर यहां पर शुक्राणु से अगर इस अंडाणु का मिलन नहीं होता है, मतलब निषेचन की क्रिया अगर नहीं होता है, संलयन की क्रिया अगर नहीं होती है, ठीक है, ये जो अंडाणु जो बाहर निकला है अगर यह शुक्राणु से संलयित नहीं होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो क्या होगा, ये जो अंडाणु है और ये जो गर्भाशय की परत है ये धीरे धीरे क्या होती है, टूटती है। और टूटती है और टूटने के कारण यहाँ पर ब्लडिंग भी होती है। और ये ब्लड और ये जो गर्भाशय की जो दीवार, ये सॉरी गर्भाशय की जो अंदर वाली जो भित्ति होती है, जो बनती है, कठोर भित्ति होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे टूट कर यूरिन के रास्ते से बाहर निकलने लगती है। और हर महीने में इसको पूरी तरीके से बाहर निकलने में कितना समय लगता है, 1 से 4 दिन का समय लगता है। इसी अवस्था को हम ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। अब 1 महीने मान लो ये राइट वाले भाग से बाहर निकला अंडाणु, और फिर अगले महीने क्या होगा, इस जो लेफ्ट वाला भाग है या जो 1 नंबर वाला अंडाशय है, यहां पर क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। 1 महीने इधर बन गया, फिर दूसरे महीने किधर बनेगा, इधर, फिर तीसरे महीने इधर बनेगा, फिर चौथे महीने इधर, फिर 5वें महीने इधर बनेगा, 6ठे महीने इधर बनेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या होगा, अब 1 महीने बाद क्या होगा, 1 नंबर वाले अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक है, और फिर ये अंडाणु बाहर अंडवाहिनी में बाहर निकलेगा। और अगर यहाँ पर इसका निषेचन नहीं होता है, अगर ये शुक्राणु से नहीं मिलता है, संलयन नहीं होता है, तो फिर वापस से यही अंडाणु क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति जो परत बनी हुई है वो परत और ये अंडाणु टूट करके, और इसके साथ में ब्लडिंग भी होगी, और ये टूट करके क्या होता है, यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। और उसको भी कितना समय लगेगा, 1 से 4 दिन का समय लगता है। इसी को हम बोलते हैं ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। मां के शरीर में गर्भाशय के अंदर किसका विकास होता है, भ्रूण का। अब भ्रूण को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मां के रुधिर से प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति मां के रक्त से करता है। ठीक है, अब हमने अभी आप बोला कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, माता के शरीर में क्या बनेगा,
झाइगोट बनेगा, झाइगोट के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है, भ्रूण बनेगा, फिर इस भ्रूण में क्या होगा, विकास होगा, भ्रूण में क्या होगा, विकास होगा। आज ये भ्रूण जो है धीरे धीरे क्या होगा, गर्भाशय के अंदर क्या होगा, ये वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करेगा, इसके लिए इसको क्या चाहिए, भोजन, क्या चाहिए, भोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण। भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है, पोषण। तो ये जो शिशु है, ये जो भ्रूण है, ये पोषण कैसे प्राप्त करे, तो ये जो माता का जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार में क्या होता है भैया, गर्भाशय की दीवार में एक रस्सी के समान संरचना होती है जो भ्रूण के नाभि नाल से जुड़ी रहती है। गर्भाशय की दीवार से एक रस्सी के समान संरचना निकलती है जो भ्रूण के नाभि नाल से जुड़ी रहती है। इस रस्सी के द्वारा ही, इसे ही हम क्या कहेंगे, इस रस्सी को ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसके द्वारा ही माता के से रक्त, ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज, ये इस प्लेसेंटा के द्वारा ही इस गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसके शरीर में पहुंचता है, जिससे यह भ्रूण पोषण प्राप्त करता है तथा अपनी वृद्धि करता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जब शिशु का जन्म होता है तो उसके जो नाभि में जो नाल होती है उसको काटा जाता है और वही क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। तो माता के शरीर में, गर्भाशय में जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो उसको पोषण जो होता है, एक रस्सी के समान संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के द्वारा ही उस भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं समस्त तत्वों की पूर्ति होती है ताकि भ्रूण विकसित होकर एक स्वस्थ शिशु में परिवर्तित हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां या युक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है। अब गर्भ निरोधक अगर हम बात करें तो अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होना, मिलना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगर ये मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज की अवस्थाओं के बाद युग्मनज जो होता है वो वृद्धि करके उसमें विभाजन होगा बार बार, जिससे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण। तो प्रश्न यह है कि इस निषेचन को रोकने की विधियां बताइए, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु, शुक्राणु नर के द्वारा मादा के शरीर में छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को रोकने की विधियां बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन वापस से रिपीट करते हैं, गर्भ निरोधक की विभिन्न युक्तियां या विधियां बताइए, ठीक है। तो ऐसी विधियां बताइए ताकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल ना सके, ठीक है। मिलेंगे तो क्या होगा, देखो निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, शिशु बन जाएगा, ठीक है। तो इसके मिलने की ऐसी युक्तियां बताइए जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो, ठीक है। तो नंबर 1 है यहाँ पर कंडोम का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 गर्भ निरोधक गोलियां उनका सेवन करना चाहिए। नंबर 3 कॉपर टीका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 पुरुषों में शुक्रवाहिका एवं महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी तकनीकें जो है, जो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर जो नर्स रहते हैं या उस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये सारी चीजों की जानकारियां समय समय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से भी या डोर टू डोर घर में संपर्क करके भी दी जाती है, ठीक है। तो ये विधियां हैं जिनके द्वारा हम गर्भ निरोधक को कर सकते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक कर सकते हैं मतलब क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोक सकते हैं, निषेचन की क्रिया को हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमने अभी इसके पहले हमने मादा से संबंधित क्वेश्चन किए, अब हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र के भागों के नाम लिखिए, ठीक है। तो नर जनन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 वृषण, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नर में या पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। नंबर 2 इसका राइट हैंड साइड में पूरा ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। नंबर 2 शुक्रवाहिका, ये नली के समान संरचना होती है। नंबर 3 शुक्रवाहिनी,
यह भी नली के समान संरचना होती है, ठीक है, हल्की सी फूली हुई संरचना होती है। नंबर 4 यूरेथ्रा, जहां पर यूरिन को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, पेशाब की थैली भी इसे हम बोल सकते हैं, यूरेथ्रा। और अगला भाग जो होता है सिसन, इसके द्वारा यूरिन अथवा यूरिन एवं वीर्य को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो नर जनन तंत्र के भागों के नाम की अगर हम बात करें, वृषण, एक जोड़ी वृषण होते हैं, इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रवाहिका एवं शुक्रवाहिनी, इनके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनमें क्या होता है, उनको एक तरीके से पोषण भी मिलता है तथा उन्हें शरीर से या वृषण से बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। और वहां से ये कहाँ जाएंगे? यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से कहां पर जाएंगे? सिसन में जाएंगे, जहां से यूरिन एवं वीर्य के माध्यम से शुक्राणुओं को क्या किया जाता है? शरीर के बाहर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये नर जनन तंत्र के भाग है। तो वृषण मुख्य है, एक जोड़ी होते हैं, जिसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर हम बात करें शुक्रवाहिका एवं शुक्रवाहिनी, इनके द्वारा ही ये शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है तथा इन्हीं के द्वारा ये शुक्राणु बाहर की ओर जाते हैं। कहाँ? यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से कहाँ जाएंगे? सिसन में, और सिसन के माध्यम से ही ये माता के गर्भाशय तक इन्हें पहुंचाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, यौवन आरंभ के समय लड़कों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 14 वर्ष की उम्र के पश्चात लड़कों में भी यौवन आरंभ होता है, मतलब उनके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आता है, हार्मोन स्त्रावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें नए नए लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इनमें यौवन आरंभ के ये लक्षण है, ठीक है। नंबर 1, लंबाई एवं वजन में वृद्धि होती है। लड़कों की बात करें कि यौवन आरंभ जैसे स्टार्ट होता है तो 14 वर्ष की उम्र के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो देख रहे हैं अपन। नंबर 1, लंबाई एवं वजन में वृद्धि होती है। नंबर 2, आवाज भारी हो जाती है। नंबर 3, कंधे चौड़े एवं मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। नंबर 4, दाढ़ी, मूछ एवं छाती पर बाल निकलने लगते हैं। और नंबर 5, कभी कभी चेहरे पर मुहासे भी निकलने लगते हैं, ठीक है। तो लड़कों में यौवन आरंभ के समय ये निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य? तो अभी हमने बात की कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो शरीर के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। उनमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मानव में वृषण के कार्य लिखिए। आंसर है, मानव में वृषण के कार्य, मानव वृषण में नर जनन कोशा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, मतलब नर जनन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव भी होता है। एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, जिसे नर हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। तो मनुष्य में हमने बात की, वृषण जो होते हैं कितने होते हैं? एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक है। इनमें किसका निर्माण होता है? वृषण में जो जनन कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं? जनन कोशा, ये जनन कोशिकाएं जो होती है इसके अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ ही हार्मोन एक स्त्रावित होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? यौवन आरंभ के समय जो लड़कों में लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो एक लाइन में उत्तर हम देखें कि मानव में वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं जो नर के द्वारा माता के गर्भाशय में स्रावित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद गर्भाशय के अंदर भ्रूण और उसके द्वारा भ्रूण वृद्धि करके शिशु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? ठीक है, अभी हमने बात की शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? नर जनन अंग से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तर है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव
शुक्राशय में जाकर शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है। इससे इनका स्थानांतरण सरलता से होता है तथा यह स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। अभी हमने बात की थी कि शुक्राशय की बात करें, ठीक है। शुक्राशय क्या होता है और हमने क्या बात की, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब शुक्राशय के अंदर क्या होगा और प्रोस्टेट ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तरल द्रव स्त्रावित होगा। अब ये तरल द्रव जो स्त्रावित होता है वो क्या करता है, तरल द्रव जो होता है ये शुक्राणुओं को क्या करता है, एक तरल माध्यम प्रदान करता है। इस तरल माध्यम के कारण ही शुक्राणु क्या होते हैं, इनके स्थानांतरण में क्या होती है, सरलता होती है। मतलब आसानी से एक जगह से कहाँ जाते हैं, एक जगह से आसानी से कहाँ पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह। स्थानांतरित होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से स्त्रावित हो जाते हैं, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसको एक माध्यम प्रदान करती है, ठीक है। शुक्राणुओं को क्या करती है, या यूरिन को जो होती है क्या करती है, माध्यम प्रदान करती है। आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट की समस्याएं, जो बड़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें पेशाब की नली का ऑपरेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो जो नली होती है वो क्या होती है, पिचक जाती है या उसकी जगह कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं प्रोस्टेट का ऑपरेशन। प्रोस्टेट ग्रंथि से रिलेटेड वो समस्या होती है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, सिंपल से एक लाइन में, कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय एवं प्रोस्टेट से एक तरल द्रव स्त्रावित होता है। यह तरल द्रव जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उन शुक्राणुओं को क्या करते हैं, ये तरल माध्यम प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा ये आसानी से शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं, अर्थात स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। ये शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य क्या है समझाइए, ठीक है। जनन स्वास्थ्य आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संतान उत्पन्न आदि गुणों से स्वस्थ होता है तो उसे ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ मानव के प्रजनन अंगों की स्वास्थ्यता से होता है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन है या परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कि कोई भी व्यक्ति हम स्वस्थ कैसे कहेंगे भाई, शरीर से हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, लेकिन अगर वो संतान उत्पन्न करने की तरफ से भी अगर स्वस्थ है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और एक लाइन में इसका अर्थ क्या है कि मानव के प्रजनन अंगों की स्वस्थता से होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या महत्व है, जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। नंबर 1, इसके द्वारा बच्चों को यौन अपराध से बचाया जा सकता है। नंबर 2, इसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 3, इसके द्वारा अच्छी संतानों को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, यौन संचरित रोग क्या है, इसके रोकथाम अथवा बचाव के उपाय क्या है लिखिए। तो यौन संचरित रोग, ऐसे रोग जो महिला से पुरुष में अथवा पुरुष से महिला में स्थानांतरित होते हैं, संचरित होते हैं, जाते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। ऐसे रोग जो स्त्री से पुरुष में अथवा पुरुष से स्त्री में यौन क्रिया के द्वारा संचरित होते हैं, ऐसे रोगों को यौन संचरित रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रजनन अंगों में खुजली या दर्द का होना, गोनेरिया या सिफिलिस नामक रोग तथा एड्स जैसे खतरनाक रोगों का होना किसके अंतर्गत आता है, यौन संचरित रोगों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें नर और मादा, ठीक है, ऐसे रोग, हम रोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे रोग जो यौन क्रिया के द्वारा नर से या तो मादा में संचरित हो या मादा से कहां जाते हैं, नर में जाते हैं, ऐसे रोगों को ही हम कौन से रोग कहते हैं,
यौन संचरित रोग कहते हैं। ये रोग घातक होते हैं। ये रोग कैसे होते हैं? ज्यादा घातक होते हैं और शरीर में होने के बाद ही इसका पता लगता है। और कोई कोई से रोग जैसे एड्स नामक रोग तो ऐसा होता है जो शरीर में इसका जो वायरस होता है वो 10 से 12 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं और जब इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मतलब व्यक्ति अंत में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ठीक है, ऐसे रोग जो नर या से मादा में या मादा से नर में संचरित होते हैं, ऐसे रोगों को ही हम यौन संचरित रोग कहते हैं। ठीक है, कुछ रोग जो होते हैं उनको आसानी से उनका उपचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ रोग क्या होते हैं, घातक होते हैं। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोगों के रोकथाम अथवा बचाव के उपाय लिखिए। हमें पता है कि इनके लक्षण बहुत सालों बाद दिखाई देते हैं, तो उसके बजाय इस रोग से या यौन संचरित रोगों से किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार इनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या उपाय हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, प्रजनन अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, यौन संचरित रोगों की जानकारी होना चाहिए कि कितने प्रकार के रोग होते हैं, कौन से रोग यौन संचरित रोग कहलाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, नुकसान क्या है, ठीक है, घातक प्रभाव क्या होते हैं, इनकी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, रोग को छुपाने के स्थान पर उसकी जांच करवाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो उसे छुपाने के बजाय किससे सलाह लेना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए तथा उसकी जांच कराना चाहिए। नंबर 4, किसी अनजान या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, विसंक्रमित सीरीज एवं सर्जिकल उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कभी कभी जब हम इलाज कराते हैं, किसी के ऑपरेशन या सर्जरी या किसी को इंजेक्शन लग रहा है, तो ऐसे हम टूल्स का यूज करना चाहिए या ऐसे सर्जिकल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो विसंक्रमित हो। ठीक है, विसंक्रमित मतलब उसमें कोई कीटाणु वगैरह नहीं हो, या फिर नए सीरीज का ही नए जो उपकरण होते हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। लास्ट है, रक्ताधान एवं अंग प्रत्यारोपण के पहले जांच करवाना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति को, कोई रोगी व्यक्ति है और उसे किसी व्यक्ति का क्या चढ़ाया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रक्ताधान। जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाया जाता है? जब उसको कमी हो जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह में उसके खून ज्यादा बह जाए, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खून दिया जाता है। तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है, अथवा मान लो किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अंग क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, जैसे लीवर का ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांट। तो एक व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति से कोई अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, उस समय उसके पहले उसकी जांच करवा लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को कोई रोग तो नहीं है। ठीक है, तो ये यौन संचरित रोगों के रोकथाम एवं बचाव के उपाय है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।